Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video, and this is my last video based on the topic chromatography. And in this video I am going to talk about analysis of organic pollutants like some volatile substance by gas chromatography. As we are performing here gas chromatography, that is why we are going to separate or analyze volatile substance basically. मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है गैस क्रोमेटोग्राफी किसके लिए? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को क्वांटिटेटिवली डिटरमाइन करने के लिए, मतलब उनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे निकालने के लिए हम गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में भी और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में भी। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए ऑब्वियसली जब हम बात करें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की, तो इन्वायरमेंट एनालिसिस के लिए भी गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। बहुत ही कम अमाउंट में जब हमें डिटेक्ट करना होता है अपने सैंपल को, तब उस टाइम पर हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैंपल की कंसंट्रेशन को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड उसको सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर जो भी प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में, उससे उसको अलग करते हैं। तो जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला एक्वस और नॉन एक्वस दोनों में ही हमारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो वोलेटाइल सब्सटेंस को कंसिस्ट करता है। फिर अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल की, गैस क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल होता है, तो ये पार्टीशन कोफिशिएंट पे बेस्ड होती है। स्टेशनरी फेज जो कि हमारी यहाँ पे लिक्विड फेज होगी, और मोबाइल फेज जो कि यहाँ पे हमारी गैस फेज होगी, और यहाँ पे जो हमारा एनालाइट होगा वो वोलेटाइज्ड होगा। इसका मतलब ये होता है कि वो जल्दी इवापोरेट होने की कैपेबिलिटी रखता है, वही वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस होगा वो इवापोरेट होने की कैपेबिलिटी रखता है क्योंकि वो वोलेटाइल है। तो यहाँ पे जो हमारा होगा यहाँ पे बफर, या फिर हम बोले इल्यूट और या बोले सोलवेंट, जो यहाँ पे इल्यूट आउट करेगा हमारे एनालाइट को, वो होगी मोबाइल फेज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम जितने भी एनालाइट यूज़ करेंगे वो सारे वोलेटाइल होंगे, बट वो थर्मली स्टेबल होने चाहिए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में हो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो गैस स्टेट में हो। तो वो थर्मली स्टेबल होने चाहिए, बट वो वोलेटाइल नेचर के होने चाहिए। यहाँ पे जो पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, हमें पता है पार्टीशन कोफिशिएंट केडी होता है। इसका मतलब होता है एनालाइट हमारा जो पार्टीशन कर रहा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट इन फेज ए डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन फेज बी। तो यहाँ पे जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोलेटिलिटी ऑफ द एनालाइट। जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना कम हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब वो वोलेटाइल है तो वो इवापोरेट हो जाएगा। अगर वो इवापोरेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो स्टेशनरी फेज में उसकी कंसनट्रेशन कम होगी, और जो हमारे मोबाइल फेज होगी उसमें उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो पार्टीशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है अगर वो उसकी वोलेटाइलिटी यहाँ पे इंक्रीज होती है। टेम्परेचर जो कॉलम का होगा वो हमें यहाँ पर रेज करना पड़ेगा 50 to 300 डिग्री सेल्सियस, ताकि हमारा एनालाइट जो है वो वोलेटाइल हो सके, क्योंकि वो थर्मली स्टेबल मॉलिक्यूल होगा जिसको हम यहाँ पे सेपरेट आउट करने जा रहे हैं। जो स्टेशनरी फेज होगी उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जब हाई टेम्परेचर रखेंगे, और अगर हमारी स्टेशनरी फेज ऐसी है जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट कर देती है, तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। इसलिए हमें ऐसी स्टेशनरी फेज यूज़ करनी पड़ेगी जो इतने हाई टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रह पाए और बॉयल ना करे, ताकि हम ईजिली सेपरेट आउट कर सके अपने एनालाइट्स को। जैसे हम यहाँ पे सिलिकॉन ग्रीस यूज़ करेंगे या फिर वैक्स यूज़ करेंगे जिनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, या फिर हम कोट कर देंगे उनको इंटरनल वाल पे कॉलम की, और एक इनर्ट ग्रेनुल्स लेंगे जिसके थ्रू उसको सपोर्ट दिया जाएगा और उसको पैक किया जाएगा कॉलम में। अगर अपैरेटस की बात करें, सेटअप की बात करें, तो मेजर जो कंपोनेंट होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के, वो होता है कॉलम होता है, जिसको हम यहाँ पे ऐसे ग्रीस वगैरह या सिलिकॉन वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि वो क्या हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो। उसके बाद उसको हम यहाँ पे हीटेड ओवन पे के अंदर रखेंगे ताकि उसको हम हीट कर सके, ताकि हमारा जो एनालाइट है वो यहाँ पे वोलेटाइल हो सके। और एक इनलेट पॉइंट रखेंगे ताकि हम सैंपल को वहाँ से इनलेट पॉइंट से क्या कर सके, सप्लाई कर सके। एक कैरियर गैस सप्लाई होगी, और कंट्रोल करने का मीडियम होगा डिटेक्टर, एम्पलीफायर और डाटा रिकॉर्डर सिस्टम होंगे, जो कि कॉमन है हर एक टाइप की क्रोमेटोग्राफी में। यहाँ पे डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे हमें अवन यूज़ करना पड़ेगा, और एक ऐसा स्टेशनरी फेज यूज़ करनी पड़ेगी जो क्या होगी, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट की होगी। और यहाँ पे एक और मेन पॉइंट है कि हमारी जो स्टेशनरी फेज होगी वो लिक्विड होगी, और मोबाइल फेज क्या होगी, हमारी गैस होगी। जब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कॉलम की बात कर रही हूँ मतलब सेटअप के टाइम पे, तो जो कॉलम्स होते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी में वो 2 टाइप के कॉलम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। एक होता है पैक्ड
कन्वेंशनल कॉलम मतलब जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं। ये जो पैक्ड कन्वेंशनल कॉलम होते हैं इसमें क्या होता है, कॉइल्ड ग्लास और स्टेनलेस स्टील का कॉलम होता है, या तो कॉइल्ड ग्लास का होगा या फिर स्टेनलेस स्टील का होगा, और ये 1 to 3 मीटर लॉन्ग होते हैं और 2 to 4 mm ये इनका डायमीटर होता है। वो स्टेशनरी फेस के साथ यहाँ पे पैक्ड किए जाते हैं और इनर्ट सिलिका के थ्रू कोट किए जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं कॉमनली यूज्ड पैक्ड कन्वेंशनल अगर मैं कॉलम की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टेशनरी फेस की जो कॉमनली यूज़ की जाती है वो होती है हमारी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बहुत ही ज़्यादा पोलर नेचर होता है इसका, और होती है हमारी मिथाइल फिनाइल एंड मिथाइल विनाइल सिलिकॉन गम्स। एंड ये जो मिथाइल विनाइल सिलिकॉन गन्स होती हैं मीडियम होता है, इनकी पोलरिटी जो होती है मीडियम लेवल की होती है या फिर नॉन पोलर सॉरी, यहाँ पे जो मैंने बात की मिथाइल फिनाइल की ये होती है मीडियम लेवल की पोलरिटी शो करती है, और मिथाइल विनाइल सिलिकॉन जो होती है ये नॉन पोलर नेचर की होती है। यहाँ पे हम सक्सेनिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, पिथालिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, और बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेस्ड फेज का भी यूज़ कर सकते हैं कायरल सेपरेशन के लिए। कायरल कार्बन एटम्स को जब सेपरेट करना होता है तो किसको यूज़ करते हैं, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन बेस्ड स्टेशनरी फेज का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्पोर्ट की बात करें तो वो होती है हमारी डाईमेटस सिलिका। सिलिका का हम यूज़ करते हैं बेसिकली। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पैक्ड कन्वेंशनल कॉलम्स की, तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट याद करने का ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लार्ज सरफेस एरिया वाला जो हम स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे उसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, और इवन साइज्ड हमारा बायोमोलिकुलर कंपाउंड होना चाहिए जिसका एज स्टेशनरी फेज हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज़्यादा हो, और वो 60 to 80 मैश मतलब कि 0.25 mm के से लेकर 0.125 mm तक के हमारे एनालाइट को सेपरेट करने की कैपेबिलिटी रखता हो। अगर हम यहाँ पे स्मॉलर पार्टिकल साइज लेंगे और थिनर कोट लेंगे तो यहाँ पे जो हमारी बैंड की सेपरेट करने की जो कैपेबिलिटी होगी वो बहुत ही कम होगी, लेस होगी। फिर सेकंड टाइप का जो कॉलम होता है गैस क्रोमेटोग्राफी में होता है कैपिलरी और ओपन ट्यूबुलर कॉलम भी हम इसको बोलते हैं, ओपन ट्यूबुलर कॉलम। ये हाई क्वालिटी फ्यूज्ड क्वार्टर्स से मिलके बनाए जाते हैं। इसमें स्टेशनरी फेस और 10 to 100 मीटर लॉन्ग होते हैं और 0.1 to 1.0 mm इनका इंटरनल डायमीटर होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है वाल कोटेड, एक तो होता है इसमें वाल कोटेड ओपन ट्यूबुलर, दूसरा होता है इसमें स्पोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर। तो जो हमारा वाल कोटेड होता है उसको बोलते हैं WCOT, और जो हमारा स्पोर्ट कोटेड होता है उसको बोलते हैं SCOT। इसको जो स्पोर्ट कोटेड होता है इसको एक और नाम दिया जाता है पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर, PLOT, पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अगेन वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर की, WCOT की, तो ये जो होते हैं ये हाईली कोटेड होते हैं, और यहाँ पे वाल के ऊपर कैपिलरी जो वाल होती है उसके ऊपर डायरेक्टली हमारे जो कोट है वो होती है। वाइल अगर मैं SCOT की बात करूँ तो ये सपोर्ट करते हैं मैट्रिक्स को। यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है वो बॉन्डेड स्टेट में होता है, यहाँ पे कोटेड फॉर्म में होता है, यहाँ पे बॉन्डेड फॉर्म में होता है। किसके साथ, कैपिलरी कॉलम के की जो वाल होती हैं उसके साथ यहाँ पे स्पोर्ट मैट्रिक्स कोटेड फॉर्म में होता है, और जो स्टेशनरी फेस होती है वो स्पोर्ट मैट्रिक्स जो होता है उसके ऊपर कोट होती है। अगर मैं कॉमनली यूज्ड स्टेशनरी फेज की बात करूँ तो वही होती है, इसमें भी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल होती है जो कि बहुत पोलर नेचर की होती है। अगर फिर मैं बात करूँ मिथाइल की तो ये हमारी मीडियम पोलर होती है, और फिनाइल पॉलीसिलोक्सेन यहाँ पे यूज़ की जाती है जो यहाँ पे मीडियम पोलर नेचर की होती है।
इस टेबल में आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेशनरी फेज शो की गई हैं, जैसे पॉलीमिथाइल सिलोक्सेन है, नॉन पोलर नेचर है इसका, पॉलीमिथाइल फिनाइल मिथाइल सिलोक्सेन। और ये यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए कॉलम कैसे प्रिपेयर किया जाता है और किस किस को लिया जाता है, कितना कितना लिया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट अगर हमें पोलरिटी रखनी है तो हम इन स्टेशनरी फेज का यूज़ करेंगे, अगर पोलर रखना है तो पॉली ट्राई फ्लोरोप्रोपाइल सिलोक्सेन का यूज़ करना पड़ेगा और कॉलम हमारा इस टाइप का होगा। वेरी पोलर और एसिडिक बनानी है तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर का यूज़ करेंगे हम ज़्यादा पोलर बनाने के लिए अपनी स्टेशनरी फेज को। एक और बात यहाँ पे याद करने की है, हम यहाँ पे अवन ले रहे हैं, बट यहाँ पे जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करते हैं तो ये आइसोथर्मल एनालिसिस होता है। इट मीन्स कि हमारा जो टेम्परेचर होगा यहाँ पे, वो टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रखेंगे हम जब हम सेपरेट करेंगे अपने एनालाइट को। और यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग की जाती है। क्या की जाती है, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। क्या होती है टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, स्पेलिंग एरर, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है, ताकि जो हमारे कंपाउंड होते हैं और जो एनालाइट होते हैं वो उनकी पोलरिटी के अकॉर्डिंग या फिर उनके रिलेटिव मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग सेपरेट हो पाएँ। बट इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारी जो स्टेशनरी फेज होती है वो ब्लीड करती है। व्हाट डज इट मीन बाय ब्लीड, कि वो यहाँ पे जो है बहना स्टार्ट कर देती है जैसे ही टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है, रेज होता है, जिसकी वजह से जो हमारी बेस लाइन है उसमें वेरिएशन आ जाती है। फिर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है फिर हमारा जो डाटा है और जो हमारा कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आएगा रिजल्ट, उसमें क्या होंगे, एरर आ जाएंगे। बट कुछ इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उसमें दो आइडेंटिकल कॉलम और डिटेक्टर्स होते हैं, वन सेट फॉर विच यूज्ड एज ए रेफरेंस, इसीलिए हम कंपैरिजन करके अपने एनालाइट को यहाँ पे इजीली सेपरेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम टू कॉलम का यूज़ करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट में, तो करंट दो डिटेक्टर से अपोजिटली दिया जाता है, दो कॉलम्स को दिया जाता है, दोनों ही कॉलम सेम टाइम पे ब्लीड करते हैं, मतलब उनकी जो स्टेशनरी फेज है वो बहना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम द रिजल्टिंग करंट, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बेस लाइन होती है वो स्टडी बेस लाइन आती है जैसे ही टेम्परेचर कॉलम का बढ़ाया जाता है। इससे हमें एनालाइज करना थोड़ा ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैम्पल एप्लीकेशन, कि हम सैम्पल को कैसे अप्लाई करेंगे। बहुत सारे नॉन एंड लो पोलर जो कंपाउंड होते हैं, वो डायरेक्टली गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम में डाले जाते हैं। बट अदर कंपाउंड जैसे जिसमें पोलर ग्रुप होते हैं, पोलर ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अमाइन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जनरली कॉलम में रह जाते हैं ज़्यादा टाइम के लिए अगर उनको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। जो पुअर रिजोल्यूशन है और पीक टेलिंग है वो इस वजह से होती है क्योंकि जो कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल अमाइन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इनका रिटेंशन टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। बट इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए पोलर ग्रुप्स को डिराइव किया जाता है, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी और जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट भी इफेक्टिव हो पाता है कंपाउंड्स का, जो मिथाइलेशन सेलिनाइजेशन वाले ग्रुप्स को जो कंसिस्ट करते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्ट सैंपल होता है वो डिसोल्व किया जाता है एक सूटेबल सोलवेंट में, जैसे एसीटोन, हेप्टेन और मिथेनॉल में। फिर क्या किया जाता है, क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक सोलवेंट जो होते हैं उनको यहाँ पे एज ए सोलवेंट हम यूज़ नहीं करते टू डिसोल्व आवर सैंपल, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक सोलवेंट को लूँ टू डिसोल्व द सैंपल, तो वो क्या करेगा, कंटामिनेट क्रिएट करेगा मेरे डिटेक्टर में। सो यहाँ पे अगर मैं पैक्ड कॉलम ले रही हूँ या SCOT कॉलम ले रही हूँ अपने सैंपल को इंजेक्ट करने के लिए कॉलम में, तो वहाँ पे मैं माइक्रो सिरिंज के थ्रू उसको SCOT कॉलम में क्या करूँगी, इंजेक्ट करूँगी थ्रू ए सेप्टम, ठीक है। नॉर्मली इस केस में 0.1 टू 10 mm पर क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन में इंजेक्ट करूँगी SCOT कॉलम में थ्रू माइक्रो सिरिंज, ठीक है। और वहाँ पे थोड़ी सी अमाउंट का जो अगर मैं बात करूँ फिर यहाँ पे WCOT कॉलम की, WCOT कॉलम में बहुत ही कम अमाउंट में स्टेशनरी फेज होती है, तो उस केस में बहुत ही कम अमाउंट का सैंपल अप्लाई किया जाता है कॉलम में। इस केस में क्या होता है, एक स्प्लिटर सिस्टम यूज़ किया जाता है। स्प्लिटर सिस्टम क्या करता है, एक बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन के सैंपल को इंजेक्ट करता है
ताकि वो स्मॉल, और इस तरह से इंजेक्ट करता है कि वो स्मॉल क्वांटिटी का जो सैंपल है वो कॉलम में परफेक्टली क्या कर पाए, पहुंच पाए, और जो बाकी का बचा जो सैंपल होता है वो वेस्ट की फॉर्म में हम उसको मान लेते हैं, मतलब वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बट यहाँ पे जो स्प्लिटर है वो बहुत ही कम अमाउंट का सैंपल यहाँ पे इंजेक्ट करवा रहा है, इसलिए वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए ही गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं और ये बहुत ही कम अमाउंट में सैंपल को डालता है। इसलिए हमें यहाँ पे अगर स्प्लिटर सिस्टम यूज़ करना है तो हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो रेशो है सैंपल का, जो रेशो हम अप्लाई कर रहे हैं कॉलम में, वो सेम होना चाहिए उस रेशो के जो रेशो सैंपल का हम वेंट ऑफ कर रहे हैं, मीन्स उसको डिस्कार्ड जितना सैंपल का की कंसंट्रेशन हम करेंगे उतनी ही कंसंट्रेशन हम यहाँ पे इंजेक्ट करवाएंगे कॉलम में। नेक्स्ट है मोबाइल फेज। हमें पता है हम गैस क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करें जिसमें हमारी जो मोबाइल फेज होगी वो गैस होगी, तो यहाँ पे मोबाइल फेज में इनर्ट गैस हम यूज़ करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉर पैक्ड कॉलम और हीलियम और आर्गन फॉर कैपिलरी कॉलम। यहाँ पे गैस एक सिलेंडर से पहले प्री प्योरीफाइड की जाती है। क्या की जाती है? प्री प्योरीफाइड। तो प्री प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मोलिकुलर साइज से गुजारते हैं, ताकि क्या हो, उसमें जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, वो रिमूव हो जाए। इसलिए उसको मोलिकुलर साइड से गुजारा जाता है अपनी उस गैस को, जिस गैस को हम एज ए मोबाइल फेज यूज़ करना चाह रहे हैं। नॉट ओनली फॉर ऑक्सीजन रिमूवल बट हाइड्रोकार्बन को रिमूव करने के लिए और वाटर वेपर्स को रिमूव करने के लिए भी उसको मोलिकुलर साइड से गुजारा जाता है। फिर उसके बाद उसको क्रोमेटोग्राफी कॉलम के थ्रू एक 40 to 80 पर सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट की रेट से हम उसको कॉलम के थ्रू पास करवाते हैं। इस प्रोसेस के लिए कि भाई एक पर्टिकुलर रेट से हमें उसको कॉलम से पास करवाना पड़ता है, इसलिए इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, गैस फ्लो कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि कांस्टेंट फ्लो हो सके हमारी गैस मोबाइल फेज का, और कोई भी बैक प्रेशर क्रिएट ना हो, और कोई भी जो कॉलम में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली उसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े टू द फ्लो ऑफ आर मोबाइल फेज। नेक्स्ट है डिटेक्टर। हम गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए हम फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर का बेसिकली कॉमनली यूज़ करते हैं, बट अदर डिटेक्टर भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस डिटेक्टर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर का भी यूज़ करते हैं, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर का भी यूज़ करते हैं, रैपिड स्कैनिंग फोरियर ट्रांसफॉर्मर इंफ्रारेड डिटेक्टर का भी यूज़ किया जाता है, और मास स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर का भी यूज़ किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी में। बट मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगी वो है फ्लेम आयनाइजेशन। फ्लेम आयनाइजेशन जो हमारा डिटेक्टर है FID, और FID को ही क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्ड करता है ऑल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगेंस्ट, और मिनिमम डिटेक्शन क्वांटिटी रिक्वायर होती है FID के लिए अबाउट 5 × 10⁻⁻12 ग्राम पर सेकेंड, एंड एक लीनियर रेंज देता है 10⁻7 की, और एक अपर टेम्परेचर लिमिट भी होती है इसकी जो है 400 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का और एयर का, वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है डिटेक्टर के अंदर विद डिटेक्टर टू गिव ए फ्लेम, एक फ्लेम देने के लिए, ठीक है। जो जेट होता है वो फॉर्म करता है एक इलेक्ट्रोड, वाइल अदर इलेक्ट्रोड होती है ब्रास की। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होती है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे जेट फॉर्म कर देता है और दूसरी ब्रास या प्लेटिनम की वायर जो होती है, जो माउंट की जाती है फ्लेम के पास में, वो एज ए डिटेक्टर एक्ट करती है। जब सैंपल एनालाइट इमर्ज करता है कॉलम से, तो वो आयनाइज्ड हो जाता है फ्लेम में क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सिग्नल है वो इंक्रीज हो जाता है और वो रिकॉर्डर से पास होके यहाँ पे पास होता है रिकॉर्डर के साथ, और जो कैरियर गैस होती है वो कॉलम से पास करती है, और डिटेक्टर क्या है, एक बैकग्राउंड सिग्नल देता है जैसे ही गैस पास होती है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली ऑफसेट किया जाता है ताकि एक स्टेबल बेसलाइन यहाँ पे क्रिएट हो सके,
ठीक है। इस तरह से हम अपने FID को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन और इसको क्या कर देगी, आयनाइज्ड कर देगी और हमारी रिजल्ट यहाँ पे एक फ्लेम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन दे रहे हैं और हाइड्रोजन दे रहे हैं एनालाइट को, तो कंबस्शन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, वाटर फॉर्म होगा, आयंस होंगे, आयनाइजेशन होगी, रेडिकल्स फॉर्म होंगे और इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बैकग्राउंड सिग्नल क्रिएट होगा और एक स्टेबल बेसलाइन क्रिएट होगी और हमारा जो सिग्नल है वो एम्पलीफाइड होकर एक गुड रिजल्ट फॉर्म कर पाता है FID की हेल्प से। ये हमारी फाइनल स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन किसकी, एनालाइट की, इन एन एक्वस और नॉन एक्वस सैंपल में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनालिसिस से पहले, क्योंकि हम एनालिसिस किसका कर रहे हैं, अननोन सैंपल का कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैलिब्रेशन कर्व होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 4 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को रन करवाया जाता है और एक कैलिब्रेशन कर्व यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। 2 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कैलिब्रेशन को परफॉर्म करते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मेथड और एक होता है इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मेथड होता है वो इन्वॉल्व करता है प्रिपरेशन एक कैलिब्रेशन कर्व की बाय प्लॉटिंग एरिया और हाइट रिस्पॉन्स। मैंने बात की है अपनी सेकंड वीडियो में, जो मैंने क्रोमेटोग्राफी से के रिलेटेड डिस्कस किया, जिसमें मैंने क्रोमेटोग्राम और कुछ टर्म्स को डिस्कस किया, उसमें मैंने हाइट का भी जिक्र किया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया को या फिर हाइट रिस्पॉन्स को कंसंट्रेशन के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है। या तो जो एरिया होता है, जैसे ऐसे पिक आई तो उसका जो बेस है वो एरिया है और जो हाइट है उसको या फिर एरिया को, उनमें से किसी को भी हम ले सकते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट। इस तरह से हम कैलिब्रेशन कर्व यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जो कैलिब्रेशन फैक्टर होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है एज ए रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन का रेशियो टू द एरिया हाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड शुड बी, ये जो होता है वाइड रेंज के लिए, मतलब डिफरेंट टाइप की जो कंसंट्रेशन आती है एनालाइट की, उनके लिए कॉन्स्टेंट ही रहता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है ये रेशियो। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालनी है अननोन सैंपल की, तो रिस्पॉन्स जो होता है अननोन का वो कंपेयर किया जाता है यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ, जो कि एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसको हम परफॉर्म करते हैं क्रोमेटोग्राफी में। अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, एवरेज जो रिस्पॉन्स होता है इस रेशियो का, किस रेशियो का, ये जो रेशियो है कंसंट्रेशन का, इसका जो एवरेज रिस्पॉन्स होगा, एवरेज रिस्पॉन्स जो होगा हमारा रेशियो का, उसको कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको कैलकुलेट करके हम कंपेयर करेंगे विद द रिस्पॉन्स ऑफ एनालाइट कि एनालाइट क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। ए सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन में बी यूज्ड इफ द एरिया हाइट रिस्पॉन्स ऑफ एनालाइट। अगर ऐसा करने के बाद जब हम एवरेज को यहाँ पे एनालाइट के रिस्पॉन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर हमारा जो एरिया हाइट रिस्पॉन्स होता है, एरिया हाइट रिस्पॉन्स एनालाइट का एरिया हाइट रिस्पॉन्स वो 20% आता है ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टैंडर्ड के का 20% अगर वो आता है, तो क्या होता है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी कि कैलिब्रेशन कर्व को प्रिपेयर करने के लिए 2 मेथड होते हैं, तो ये तो हमने जो डिस्कस किया था इंटरनल मेथड। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरनल स्टैंडर्ड मेथड की, तो वो मोर रिलायबल होता है देन द एक्सटर्नल स्टैंडर्ड मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इक्वल अमाउंट ली जाती है 1 और मोर इंटरनल स्टैंडर्ड की, और उसको इक्वल वॉल्यूम में हम ऐड करते हैं अपने सैंपल एक्सट्रैक्ट में। जो हमारा सैंपल एक्सट्रैक्ट होता है उसमें हम 2 स्टैंडर्ड को की इक्वल वॉल्यूम को ऐड करेंगे और कैलिब्रेशन कर्व क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों ही मेथड से क्या करते हैं, एट द एंड हम यहाँ पे निकालते हैं रिस्पॉन्स फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं RF। इसको हम कैलकुलेट करते हैं AS इंटू CIS A इंटू C। यहाँ पे AS और AS और जो हमारा यहाँ पे AIS होगा वो होता है एरिया और हाइट रिस्पॉन्स। एरिया और हाइट रिस्पॉन्स किसके लिए होता है, एनालाइट के लिए। एंड इनर स्टैंडर्ड बोलते हैं हम इसको, AS को और AIS को, इसको बोलते हैं हम एरिया हाइट रिस्पॉन्स ऑफ एनालाइट एंड द इंटरनल स्टैंडर्ड। जबकि यहाँ पे C और CIS जो होता है वो उनकी कंसंट्रेशन होती है। इसलिए यहाँ पे जो RF होता है एनालाइट का वो डिटरमाइन किया जाता है बाय रनिंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। किसको रन करवा के, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को रन करवा के, किसके, एनालाइट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, उस एनालाइट के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जो एटलीस्ट 1 इंटरनल स्टैंडर्ड को कंसिस्ट कर रहा हो। अगर हमारा जो RF होता है वो उसकी जो वैल्यू है वो वर्किंग रेंज से के 20% में फॉल कर रही है,
रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो एवरेज जो हमारी RF की वैल्यू होगी वो यूज़ की जाएगी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन द सैंपल। अगर हमारा जो कैलिब्रेशन कर्व है वो प्लॉट किया गया है दो रिस्पॉन्स रेशो के बीच में, मतलब AS और AIS के बीच में वर्सेस RF, ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होगी एनालाइट की वो mg/लीटर में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। और जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म आएगी वो क्या कंसिस्ट करेगी, कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड और इंटरनल स्टैंडर्ड, और दोनों की ही यूनिट, कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड की भी और इंटरनल स्टैंडर्ड की भी यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए इस केस में। तक जो मैंने बात की वो थी कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड कर्व को कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं कि कंसंट्रेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं mg/लीटर में। ये फॉर्मूला है जिसमें A एरिया ऑफ काउंट और पीक हाइट लेंगे हम किसकी, एनालाइट की, क्या स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का क्या है, अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड इंजेक्टेड, जो इंजेक्ट की गई थी, V टोटल, वॉल्यूम ऑफ टोटल एक्सट्रैक्ट इन माइक्रोलीटर, D हमारा डाइल्यूशन फैक्टर है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ए स्टैंडर्ड का हम यहाँ पे पीक रिस्पॉन्स लेंगे या फिर स्टैंडर्ड का एरिया लेंगे, ठीक है। VINJ का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एक्सट्रैक्ट जो इंजेक्ट किया गया था हमारा माइक्रोलीटर में, V हमारा वॉल्यूम ऑफ सैंपल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। और अननोन एक्वस सैंपल के लिए जो कंसंट्रेशन है एनालाइट की वो कैलकुलेट की जाती है सेम वे में, बट क्या होता है, वेट जो होता है सैंपल का W वो सब्सटीट्यूट किया जाता है वॉल्यूम की जगह, क्योंकि यहाँ पे हम एनालाइट की कंसंट्रेशन निकालें नॉन एक्वस सैंपल की, इसीलिए वो एक्वस नहीं है तो वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो वहाँ पे हम वेट ले लेंगे, बस यही चेंज होगा, वॉल्यूम की जगह पे यहाँ पे वेट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा।